नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। आज की ये वीडियो बीएससी सेकेंड ईयर के लिए है। बीएससी सेकेंड ईयर का ये सब्जेक्ट है मिलिट्री स्टडीज और ये है पेपर फर्स्ट। तो आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है थर्ड ईयर का, उस मिलिट्री साइंस का, उसका सिलेबस देखते हैं और इस सिलेबस में बताई गई सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं और इस सिलेबस के आधार पर ही आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस सिलेबस में क्या क्या हमें अध्ययन करना है। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो प्रथम विश्व तक का है, यानी कि प्रथम विश्व 1919 तक का जो समय है वहाँ तक का अध्ययन करना है। तो इसमें संत जू के युद्ध संबंधी विचार। संत जू एक चीन के ऐसे सैन्य विचारक रहे हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक आर्ट ऑफ वार में युद्ध संबंधी विचारों को बहुत ही अच्छे और मार्मिक तरीके से स्पष्ट किया है। इनकी पुस्तक है आर्ट ऑफ वार। इन्होंने अपनी पुस्तक में युद्ध कला के बारे में बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण बिंदुओं को इंगित किया हुआ है। संत जू ने युद्ध में किस तरह की भूमिका बनाई जाए और किस तरह से उस पर विजय श्री को प्राप्त किया जाए, इस बारे में इनके विचारों को हम लोग यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर में इसका अध्ययन करेंगे। यूनिट फर्स्ट का जो सेकंड चैप्टर है निकोलो मैकियावेली का, यानी कि मैकियावेली का पूरा नाम क्या है, निकोलो मैकियावेली। तो इनके युद्ध संबंधी जो भी विचार हैं कि उसका अध्ययन हम लोग करेंगे सेकंड चैप्टर के अंतर्गत। निकोलो मैकियावेली जो थे वो सुविख्यात, क्या बोलते हैं उसको, इनको सुविख्यात जनरल थे और इनको सैन्य विचारक के तौर पे जाना जाता है। ये इटली के रहने वाले थे। इटली का इनको चाणक्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको इटली का चाणक्य भी कहा जाता है। ये 16वीं शताब्दी में जो भी सैन्य कला है उसके बारे में इन्होंने एक युद्ध कला का नया पुनर्जागरण स्थापित किया। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग निकोलो मैकियावेली का जो युद्ध संबंधी विचार है, युद्ध संबंधी दर्शन है, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। निकोलो मैकियावेली के युद्ध संबंधी या अनुशासन संबंधी किस तरह के विचार थे, इस पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। युद्ध में लड़ाइयों का क्या महत्व है और युद्ध कला का किस प्रकार से संचालन किया जाए, इसका भी जो जिक्र किया है मैकियावेली जी ने, उसका हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अगली जो बात है या अगला चैप्टर है हमारा जोमनी स्ट्रैटेजी, समरतंत्र एवं परिवहन, यानी कि जो हमारा फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर है जोमनी जी का। तो वो जोमनी जी के विचारों का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। जो एक महान जनरल थे, इनका पूरा नाम था जनरल एंटोनी हेनरी जोमनी, यानी कि इनका पूरा नाम जो था क्या था, जनरल एंटोनी हेनरी जोमनी। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। ये फ्रांस के विचारक थे। इन्होंने युद्ध संबंधी सिद्धांत को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। इनकी युद्ध कला का जो है, जो इन्होंने युद्ध कला के बारे में जो भी चीज़ें बताई, बहुत ही अच्छे तरीके से बताई कि युद्ध किस तरह से लड़ा जाना चाहिए और अब इसमें विजय को कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए। विशाल सेनाओं का सिद्धांत क्या था इनका, इसका भी अध्ययन हम लोग हेनरी जोमनी का जो चैप्टर है अपना समरतंत्र, परिवहन किस प्रकार से युद्ध में कार्य करते हैं, इन सब का जिक्र हम लोग फर्स्ट यूनिट के थर्ड चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। फर्स्ट यूनिट का जो फोर्थ चैप्टर है हमारा क्लाज़-ब्रिड्ज का है। क्लाज़-ब्रिड्ज जो कि युद्ध संबंधी विचारों को बहुत ही अच्छे प्रकार से इन्होंने युद्ध संबंधी और राजनीति संबंधी विचारों को रखा हुआ है। ये इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। ये जर्मनी के क्या बोलते हैं कि सैनिक, या यूँ कहें कि सैन्य विचारक, ये जर्मनी के सैन्य विचारक के तौर पे जाने जाते हैं। ये 18वीं शताब्दी के शास्त्रीय विचारक इनको कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में इनका जो भी विचार प्रस्तुत हुआ, इन पर जो है नेपोलियन का भी प्रभाव पड़ा। तो जो हम लोग फर्स्ट यूनिट के फोर्थ चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे वो
क्लाज़विट्ज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक जर्मनी में यानी कि जर्मनी में पैदा हुए थे। जर्मन सैनिक के तौर पे जर्मन सैन्य विचारक के तौर पे इनको जाना जाता है। तो यानी कि फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हम लोग 4 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें संत जू के युद्ध संबंधी क्या विचार थे, किस तरह से युद्ध का समरतंत्र होना चाहिए, और दूसरा चैप्टर मैकियावेली का जो युद्ध कला है कैसा होना चाहिए, उन्होंने क्या जन जागरण या पुनर्जागरण स्थापित किया उसका अध्ययन, और तीसरे चैप्टर में हेनरी जोमनी जी की जो भी युद्ध कला थी, किस तरह के समरतंत्र और युद्ध कला का मतलब युद्ध कला का वर्णन इसमें जोमनी जी का, वो थर्ड चैप्टर के अंतर्गत। और फोर्थ चैप्टर के अंतर्गत जो क्लाज़विट्ज़ थे फ्रांस के, इन्होंने युद्ध संबंधी क्या नीतियाँ बताई, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। आगे बात आती है सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत हम लोग जो है कार्ल मार्क्स के औद्योगिक समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्ल मार्क्स जो कि जर्मनी में पड़ता है, जर्मनी के प्रसा नगर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने औद्योगिक समाज यानी कि जो भी सर्वहारा वर्ग है, सर्वहारा समाज है, या निम्न कोटि के जो लेबर क्लास का श्रमिक वर्ग है, उसकी क्रांति को इन्होंने पहचाना, और उस क्रांति को पहचानने के बाद इन्होंने युद्ध के बारे में तमाम सारी चीज़ों को बताया, वर्णन किया कि किस तरह से युद्ध में हम विजयश्री को एक सर्वहारा वर्ग के सपोर्ट में या उसके सानिध्य में हम लोग युद्ध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो सेकेंड यूनिट 2 युद्धों के मध्य जिसका नाम है, इसमें कार्ल मार्क्स जर्मनी के जो प्रसा क्षेत्र में या प्रसा नगर में जन्मे थे, उनके द्वारा औद्योगिक क्रांति या औद्योगिक समाज में जो भी दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग या सर्वहारा जिसको या श्रमिक समाज के नाम से जानते हैं, इन्होंने इस वर्ग की शक्तियों को पहचाना और उनसे क्रांति की बात इन्होंने की, उनसे युद्ध के संबंधी विचार को इन्होंने जानने के लिए या उनको उसके द्वारा इन्होंने युद्ध लड़ने की बात को स्वीकार किया। तो सेकेंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत कार्ल मार्क्स का जो औद्योगिक रणनीति है, जो इनके विचार हैं युद्ध संबंधी, चाहे वो फ्रांसीसी समाजवाद से प्रभावित रहे हो, चाहे वो अंग्रेजी समाजवाद से प्रभावित रहे हों, इन सब से प्रभावित जो भी युद्ध के बारे में इन्होंने बातें कही, उसका अध्ययन हम लोग फर्स्ट चैप्टर में करेंगे, यूनिट सेकेंड के अंतर्गत। डिस्प्ले को थोड़ा सही कर लेते हैं। सेकेंड यूनिट का जो दूसरा चैप्टर है वो है लेनिन का दर्शन, यानी कि लेनिन जो थे, उनका जो समाजवादी विचारक हुआ करते थे, उनका युद्ध के बारे में क्या दर्शन है, क्या विचार हैं, इसका अध्ययन हम लोग सेकेंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। जो रूस की क्रांति थी, उस रूस की क्रांति में लेनिन का क्या योगदान रहा, क्या उनकी भूमिका रही, इसका भी अध्ययन हम लोग सेकेंड यूनिट के सेकेंड चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो लेनिन की विचारधारा थी उसका भी, और भी जो सेना के बारे में इनके विचार थे, यानी कि लेनिन के जो क्रांतिकारी युद्ध या सेना संबंधित विचार थे, उसके बारे में हम लोग इनके युद्ध कला का, या यूँ कहें कि इनके गुरिल्ला युद्ध कला का जो है हम लोग वर्णन या अध्ययन सेकेंड चैप्टर में के अंतर्गत करेंगे। बात आती है सेकेंड यूनिट के थर्ड चैप्टर की, डोहेट की। तो डोहेट की जो नभ शक्ति के सिद्धांत है, यानी कि नभ शक्ति की अवधारणा जो है इनकी उसमें जो है इनकी क्या अवधारणा है नभ शक्ति के बारे में, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। ये जो डोहेट थे, ये सैन्य विचारक के साथ साथ भविष्य वक्ता के तौर पे इन्होंने युद्ध के निर्णायक भूमिका की बात कही थी, कि एक तरह से इन्होंने भविष्य वक्ता के तौर पर भविष्यवाणी की थी कि इस तरह से कार्य किया जाए तो हमें युद्ध में विजयश्री को प्राप्त किया जा सकता है।
तो इनकी जो नभ सेना संबंधित थी यानी वायुसेना से संबंधित जो शक्ति के सिद्धांत थे उसका वर्णन या उसका अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करेंगे, थर्ड चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। इन्होंने जो भौगोलिक स्थिति या सुगम दुर्गम रास्ते के बारे में विचार व्यक्त किए डुहेट जी ने, उसका भी अध्ययन हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। बात आती है एटी महान की। एटी महान जो थे वो एक एडमिरल थे। उन्होंने समुद्री शक्ति को, एडमिरल का मतलब होता है, एडमिरल होता है हमारा नौसेना में, जिसको हम लोग जल सेना के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो थे वो किससे थे, किस पद पे थे, ये थे एडमिरल के पद पे थे। और वहाँ से इन्होंने युद्ध कला की बातों को इन्होंने 6 प्रकार के स्तंभ बताए हैं अपनी स्ट्रैटेजी में। तो एडमिरल जो थे ये उस एडमिरल डुहेट जी, एडमिरल एटी महान जी जो थे, उनका जो भी समुद्र शक्ति को पहचान कर उस पर जो भी विचार व्यक्त किए कि समुद्री रास्ते के द्वारा हम कैसे युद्ध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका वर्णन हम लोग सेकेंड यूनिट के 4th चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। बात आती है अगले चैप्टर की लिटिल हार्ट की। लिटिल हार्ट जो थे उन्होंने यांत्रिक युद्ध कला को या यांत्रिक युद्ध कर्म को जो है महत्व दिया। ये सैन्य विचारकों में थे, ये कैप्टन के पद पर थे और ये जो है इनको लिटिल हार्ट को जनरलों का गुरु के नाम से इनको संज्ञा दी गई। जनरलों के गुरु यानी कि जनरलों का जनरल जो है उसका नाम दिया गया इनको। तो इस 5th चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे या हम लोग जानेंगे कि लिटिल हार्ट ने युद्ध संबंधी, सैन्य संबंधी क्या विचार प्रस्तुत किए, तो इसका समरतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, इन्होंने युद्ध को किस तरह से परिभाषित किया, इन सब का अध्ययन हम लोग सेकेंड यूनिट के 5th चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। आइए देखते हैं यूनिट थर्ड यूनिट का जो हमारा कार्यक्रम है, थर्ड यूनिट का जो सिलेबस है वो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का, अर्थात जो द्वितीय विश्व, अब तक के दोनों चैप्टर में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के थे, अब क्या है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जो युद्ध कला है उस पर हम लोग विचार करेंगे और उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस हमारे सिलेबस में माओ त्से का जो क्रांतिकारी युद्ध कला है, युद्ध कर्म है, उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे हम लोग, जिसमें उनकी छापेमारी जो युद्ध कला थी या छापामारी युद्ध कला क्या है और इसका जो क्रांतिकारी विचार माओ त्से के समझ में आया या उनके विचार से क्रांतिकारी जो विचार था उनका सैन्य शक्ति के परिप्रेक्ष्य में, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे थर्ड यूनिट के 1st चैप्टर के अंतर्गत। थर्ड यूनिट के 2nd चैप्टर के अंतर्गत हम लोग चेगवेरा का जो है, चेगवेरा जो थे उनके गुरिल्ला युद्ध कला के बारे में जानेंगे कि गुरिल्ला युद्ध कला यानी कि गुरिल्ला माने छापा है, छापामारी युद्ध कला, मारो और भागो, अर्थात ये गुरिल्ला युद्ध होती है, मारो और भागो यानी कि अवसर देखो, हल्ला बोलो, यानी कि उस पर आक्रमण करो और वहाँ से निकल लो। इस प्रकार की जो युद्ध कला थी उस पर चेगवेरा जी के क्या विचार थे इस युद्ध कला के बारे में और उनके विचार का क्या क्रांतिकारी प्रभाव सैन्य कला पर पड़ा, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे यूनिट 3 के 2nd चैप्टर के अंतर्गत। यूनिट 4th का जो हमारा है उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे आधुनिक सिद्धांत का, जो प्रेजेंट टाइम पे जो मौजूदा परिदृश्य में इसमें युद्ध चल रहे हैं या होते हैं या होने की संभावना है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे 4th यूनिट के अंतर्गत, जिसमें पहला चैप्टर आएगा भयादोहन, मतलब कि भय का अंत करना। भयादोहन से तात्पर्य है कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर देना कि शत्रु सेना में या सामने वाले की सेना में या सामने वाले देश के मन में ऐसा व्याप्त हो जाए कि भय हो जाए कि
कि वो हमसे टक्कर लेने की उम्मीद ना करे, वो हमसे टक्कर लेने के लिए अग्रसर ना हो, या वो हमसे टक्कर लेने की हिम्मत ना जुटा पाए। जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी पे जब परमाणु युद्ध का हमला किया अमेरिका ने, उसकी आज भयावह स्थिति सब सारे देशों के सामने है। तो इसी प्रकार के अन्य अस्त्र शस्त्रों के द्वारा जिसका हम लोग डेवलप करके उसको अन्य देशों के प्रति भय की स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसा कार्य करना। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग भयादोहन के जो सिद्धांत का वर्णन करेंगे या उसका हम लोग अध्ययन या चर्चा करेंगे अपने इस चैप्टर के अंतर्गत। तो यूनिट 4 का जो दूसरा चैप्टर है वो है निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण। निशस्त्रीकरण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो भी शस्त्र हैं उनको बिल्कुल शून्य कर देना, या जो शस्त्र हैं उनको नियंत्रण में रखना। जो भी अस्त्र शस्त्रों की संख्या है उस अस्त्र शस्त्र की संख्या को ना बढ़ाना ही क्या है, निशस्त्रीकरण है। इस निशस्त्रीकरण में या तो ऐसे भयानक हथियार हम लोगों ने जो बनाए हैं उसको नष्ट कर दिया जाए, या जितने अभी तक बने हुए हैं उनको ही उसने पे ही रोक देना ही क्या है, निशस्त्रीकरण है या शस्त्र नियंत्रण है। तो शस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत तो ये आएगा कि हमने जो आविष्कार अभी तक कर लिए हैं, जो भी परमाणु या जो भी औजार हथियार शस्त्र अस्त्र जो भी हम आज तक के समय में, आज तक के डेट तक जो भी हमने बनाए या किसी भी देश ने बनाए, उसको वहीं पर रोक देना। और निशस्त्रीकरण का मतलब है एक साथ मिल करके के सारे देश अपने अपने वेपन्स, अपने अपने हथियार को एक साथ समूल रूप से नष्ट कर देना, उसमें किसी प्रकार का बचाव या किसी प्रकार का चोरी छिपाव ना करना हो। यानी कि एक साथ सारे शस्त्रों को इस तरह से जो देश ही नहीं, समाज की ही नहीं, वातावरण के लिए भी खतरा हो, ऐसे हथियारों को, ऐसे औजारों को समूलतः नष्ट कर देना ही क्या है, निशस्त्रीकरण है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध से पहले का हो या प्रथम विश्व युद्ध से बाद का हो, हमारा ये वीडियो जो है, हमारा ये सिलेबस जो है वो क्या है, संपूर्ण समय को लेकर चल रहा है, यानी कि पहले से लेकर अब तक का। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने पूरा सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश की है। आशा है आप लोगों को ये सारे सिलेबस समझ में आ गए होंगे। इसी सिलेबस के आधार पर आपको वीडियो मिलती रहेगी और आगे भी, पहले भी मिलती रही है, अभी आगे भी मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई आशा, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए भास्कर सर को दीजिए इजाज़त। वंदे मातरम। जय हिंद।